हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 15th लेक्चर है। इसमें आज हम सेकंड लॉ का जो हमने कल आपको थ्योरी कराई थी, उसी में आज हम कार्नोट हीट इंजन का डेरिवेशन कराएंगे। आप उसके पहले ज़रा थोड़ी सी थ्योरी नोट कर लें, उसके बाद हम अपने डेरिवेशन पर आते हैं, ठीक है? तो आप नोट करें ज़रा, लिखिए कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन। कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन, ब्रैकेट में लिखें रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन लिखिए, इफ इन एन इंजन साइकिल कैन बी इफ इन एन इंजन साइकिल कैन बी ट्रेवर्स्ड इन द रिवर्स ऑर्डर such that all the parts of the engine completely recover their original condition and no changes are left in the surrounding. The cycle is a reversible cycle. The cycle is a reversible cycle and engine is a reversible engine. Such an engine can be realized if number 1, working parts are free from friction. Number 2, small temperature and pressure difference between working substance and surrounding at any stage of cycle. 2 पॉइंट हैं, वर्किंग पार्ट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, आपने कल भी जो है वो रिवर्सिबल में नोट किया था, एंड स्मॉल टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, स्मॉल टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वर्किंग सब्सटेंस एंड सराउंडिंग एट एनी स्टेज ऑफ साइकिल. These conditions can never be realized in practice. These conditions can never realized in practice क्योंकि आइडियल केस है. Hence a reversible engine is an ideal conception. Hence a reversible engine is an ideal conception. Carnot has presented, next line में लिखना, Carnot has presented an imaginary picture of सच एन इंजन. अब आप हेडिंग डालें कार्नोट्स साइकिल या ब्रैकेट में कार्नोट्स हीट इंजन और उसके पार्ट को लिखना स्टार्ट करें, डायग्राम बनाएं. हाँ, आप जरा नेक्स्ट नोट करें, कार्नोट्स साइकिल, ब्रैकेट में लिखें कार्नोट्स हीट इंजन. कार्नोट्स साइकिल, कार्नोट्स हीट इंजन. लिखिए, कार्नोट डेवलप्ड एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन. Carnot developed an ideal cycle of operation for a heat engine. The machine used for realizing this ideal cycle of operation is called an ideal heat engine or Carnot heat engine. आप डेरिवेशन के लिए कंस्ट्रक्शन लिखकर उसमें ये डायग्राम को बनाएं और उसका ये ग्राफ है रिलेटेड. पहले ये 2 डायग्राम बनाए जाएंगे, ठीक. इसमें ये आपका सिलेंडर है, पिस्टन है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस है, आइडियल गैस है. जो रेड कलर से दिखाया गया है ये सभी इंसुलेटिंग है. यहाँ लिख दिया गया है ये नॉन कंडक्टिंग वॉल एंड पिस्टन है, इसका बेस जो है वो कंडक्टिंग होगा. इसके बाद यहाँ पर ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा T1. यहाँ पर ये हीट इंसुलेटिंग स्टैंड या पैड है और इसका टेम्परेचर T2 है. ये कोल्ड बॉडी है, ये सिंक है. इसकी ये वाल जो 3 है साइड वाली, ये इंसुलेटिंग है और ऊपर वाली कंडक्टिंग है, और ये जो इंसुलेटिंग पैड है ये चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग है, ठीक. इसके बाद इसमें ये 4 साइकिल जो इससे धीरे धीरे मैच करेंगी वो आप एक एक समझते जाएं और नोट करते जाएं. तो उसमें लिखें, द इसेंशियल पार्ट ऑफ आइडियल हीट इंजन आर सोन इन फिगर. ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं, आर सोन इन फिगर. नंबर 1 लिखें सोर्स ऑफ हीट, इसके बारे में लिखाएंगे हॉट बॉडी. सोर्स ऑफ हीट, ब्रैकेट में हॉट बॉडी. लिखिए, द सोर्स इज मेंटेन्ड, द सोर्स इज मेंटेन्ड एट ए फिक्स्ड हायर टेम्परेचर T1. द सोर्स इज मेंटेन्ड एट ए फिक्स्ड हायर टेम्परेचर T1 फ्रॉम विच द वर्किंग सब्सटेंस draws heat. The source is supposed to possesses
the source is supposed to possess infinite thermal capacity, and as such any amount of heat can be drawn from it without changing its temperature. देखिए ये जो सोर्स है, ये हॉट बॉडी है, इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी भी हीट बॉडी से दे देगा उसको, आइडियल गैस को, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। सेकंड लिखा है सिंक ऑफ हीट ब्रैकेट में कोल्ड बॉडी, सिंक ऑफ हीट ब्रैकेट में कोल्ड बॉडी, सिंक ऑफ हीट ब्रैकेट में कोल्ड बॉडी। देखिए द सिंक इज मेंटेन्ड at a fixed lower temperature T2. The sink is maintained at a fixed lower temperature T2 to which any amount of heat can be rejected, by the working substance It has also infinite thermal capacity, and as such its temperature remains constant, जैसे इसका टेम्परेचर हॉट बॉडी का कांस्टेंट रहेगा वैसे ही कोल्ड बॉडी का। ये क्या करेगा, हॉट बॉडी सिस्टम को हीट देगा और जो हीट इसमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी वो कोल्ड बॉडी को चली जाएगी। ठीक है। और दोनों की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। थ्योरी में लिखते समय जरूर लिखना कि दोनों की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है और टेम्परेचर दोनों के कांस्टेंट बने रहेंगे। ठीक है। लिखा infinite thermal capacity and as such its temperature remains constant at T2 even when any amount of heat is given to it. थर्ड लिखा है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में ये आइडियल गैस होगी जो ये रखी हुई, इसमें वर्किंग सब्सटेंस लिखा है, आइडियल गैस है। ठीक है। ए परफेक्ट लिखिए, ए परफेक्ट गैस एक्ट्स एज ए वर्किंग सब्सटेंस, ए परफेक्ट गैस एक्ट्स एज द वर्किंग सब्सटेंस। इट इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, with non-conducting sides. It is contained in a cylinder with non-conducting sides, but having a perfectly conducting base. This cylinder is fitted with perfectly non-conducting and frictionless piston. Some weights are placed in the piston. वेट रख देते हैं ऊपर, आपने पहले भी देखा होगा। Some weights are placed on the piston. अब आपका फोर्थ पार्ट रह गया है इंसुलेटिंग स्टैंड या पैड, ये जो बीच में बना हुआ है। ठीक, लिखते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड, फोर्थ पार्ट। देयर इज ए परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड, on which
the cylinder can be placed. There is a perfectly insulating stand on which the cylinder can be placed. It would completely isolate. It would completely isolate the working substance. It would completely isolate the working substance from the surrounding. Hence, gas can undergo adiabatic change. Hence, gas can undergo an adiabatic change. ये आपका कंस्ट्रक्शन था. अब आप हेडिंग डालें थ्योरी. देखिए, द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज. द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज. नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. नंबर 2, एडियाबेटिक एक्सपेंशन. नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. नंबर 2, एडियाबेटिक एक्सपेंशन. थर्ड, आइसोथर्मल कंप्रेशन. और फोर्थ, एडियाबेटिक कंप्रेशन. 2 एक्सपेंशन है जो कि डायग्राम में गिवन है. ये एक्सपेंशन है आइसोथर्मल AB. BC जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. C से D तक जो है वो आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है और D से A तक एडियाबेटिक कंप्रेशन है. ठीक, 4 स्टेज हैं इसकी. लिखिए नेक्स्ट लाइन में, द साइकिल इज कैरीड आउट. द साइकिल इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ Carnot engine. The cycle is carried out with the help of Carnot engine. Consider 1 gram mole of an ideal gas. Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in the cylinder. Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in the cylinder. Let P1 B1 T1 कॉमा लगा देना. P1 B1 T1 be the initial pressure, volume and temperature. P1 B1 T1 be the initial volume, इनिशियल प्रेशर पहले लिखा ना. P1 इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सीरियल से लिखना. ये हमने दे दिया. ये इनिशियल स्टेज A है, इसमें वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है और ये चूंकि आइसोथर्मल है तो पूरे में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी कि T1 होगा. ठीक, लिखिए द इनिशियल स्टेज ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट A. द इनिशियल स्टेज is represented by point A on PV diagram. Initial stage represented by A on PV diagram. ये वाला डायग्राम आप बना लेना. ये नीचे जो साइकिल का दिया हुआ है. अब पहला केस लिखें. लिखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. लिखिए लेट द सिलेंडर बी प्लेस्ड. लेट द सिलेंडर बी प्लेस्ड. लेट द सिलेंडर बी प्लेस्ड ऑन द सोर्स. अभी आप लिख लें, समझाते हैं. लेट द सिलेंडर बी प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड गैस बी अलाउड टू एक्सपेंड. एंड गैस बी अलाउड टू एक्सपेंड बाई slow outward motion. By slow outward motion of the piston. Let the cylinder be placed on the source and the gas be allowed to expand by slow outward motion of the piston. ये हमने पहला डायग्राम बनाया है. जब आप इस वर्किंग सब्सटेंस वाले जो पिस्टन सिलेंडर है इसको यहाँ रख देंगे हॉट बॉडी पर. ठीक, और इसको एक्सपेंड करेंगे गैस को, यानी पिस्टन ऊपर जाएगा. ठीक, हॉट बॉडी से हीट इसमें जाएगी सिस्टम के अंदर. ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट A है. इसमें जब जाएगी यहाँ पर
ये हीट निकल कर इसमें जाएगी, ये आपका क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का T1, ठीक है ना। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, कहां से कहां ले गए, A टू B। हमने अगर बनाना चाहें तो बनाए, नहीं तो जरूरी नहीं है, ये सोर्स पर रख दिया है और A से B तक ये एरो बता रहा है कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये पोजीशन इसकी A है और ये पोजीशन B है। आप पेपर में इसको नहीं भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं बनाए, ठीक है ना। लिखिए, सिंस इट एब्जॉर्ब, आप लोग तो बना ही लेना, एक एक करके बनाएंगे सभी में, चारों मत बनाना, एक केवल अब, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस के लिए है, A से B के लिए, पिस्टन ऊपर जा रहा है। सिंस इट एब्जॉर्ब ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, सिंस इट एब्जॉर्ब ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स through the conducting base, since it absorbs a certain amount of heat from the source through the conducting base of the cylinder, temperature of gas remains constant, temperature of the gas remains constant. This operation is called, temperature of the gas remains constant, this operation is called isothermal expansion, isothermal expansion, and is represented by curve AB, and is represented by curve AB। डायग्राम में गिवन है आपके। Let the amount of heat energy absorbed, let the amount of heat energy absorbed in the process be Q1, let the amount of heat energy absorbed in the process be Q1, and W1 be the work done by the gas, यहाँ work done by the gas होगा, and W1 be the work done by the gas in expanding isothermally from A, कैपिटल A, ब्रैकेट में लिखे हैं V1 कामा P1, हमने यहां भी लिख रखा है वॉल्यूम V1 प्रेशर P1, फ्रॉम A टू B, B के ब्रैकेट में लिखा है V2 कामा P2। हाँ, तो ए भी जो प्रोसेस है इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो Q1 W1 इक्वल होंगे, ठीक। ये लाइन नोट करें ऊपर नीचे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q1 इज इक्वल टू W1 होगा, केवल फर्स्ट लाइन, वॉल्यूम B1 से B2 हुआ, चेक करें, PdV। आप ऑलरेडी ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, यहां इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं होती है, RT1 log बेस E V2 अपॉन V1, और आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए आइसोथर्मल के लिए। तो ये पहली जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके लिए इक्वेशन हो गई, Q1 W1 के इक्वल होगा V1 V2 PdV RT1 log बेस E V2 अपॉन V1। हाँ, एक बात और जरा डायग्राम में चेक करें, ये जो AB है प्रोसेस, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर कर्व होगा, तो कौन सा है, A B M K और फिर A। तो आप जहां ये नोट कर रहे हैं उसके आगे ये भी लिख दें, W1 जो इक्वल है वो एरिया है अंडर, एरिया अंडर A B M K लिख दो, खाली है एरिया A B M K A, उसका नाम लिख दें पूरा, साइकिल में क्लोज A वापस आ गए, समझ गए ना। वर्क डन एरिया अंडर कर्व होता है ना पीवी कर्व में, तो पूरा एरिया होगा इसके लिए वर्क डन, किसके लिए, ए से बी तक के लिए, नीचे तक का टोटल, ठीक। अब दूसरी हेडिंग डालें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे BC, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे, सिलेंडर को कहां रखेंगे, पहले यहां रखा था हॉट बॉडी पर, अब इसके ऊपर रखेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, और एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि आप B to C गेन करेंगे, और ये हो गया B to C, एक्सपेंशन कंटिन्यू है, स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक। लिखिए, द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड
placed on the perfectly insulating pad. The cylinder is now placed on the perfectly insulating pad. Gas is allowed to expand further. The gas is allowed to expand further from the gas is allowed to expand further from B के ब्रैकेट में लिखा है V2P2, ब्रैकेट यहां भी दिया हुआ है V2P2, B2C, C के ब्रैकेट में लिखा है B3P3. Since the gas is thermally insulated, अब ये चारों तरफ से इंसुलेटेड हो गई जब यहां रख दोगे, ठीक है ना, स्टैंड के ऊपर, अब कहीं से हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी. देखिए, सिंस द गैस इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, सिंस द गैस इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, नो हीट कैन बी गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. अब बाहर से हीट नहीं आ सकती अंदर. नो हीट कैन बी गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. नेचुरल है कि जब हीट बाहर से नहीं आएगी और एक्सपेंशन कंटिन्यू हुआ है तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, ठीक है ना, समझ गए होंगे. यहां जब इस पर रखेंगे एक्सपेंशन कंटिन्यू है तो नेचुरल है कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. तो टेम्परेचर जो आपका यहाँ T2 T1 था, अब कितने पर पहुंच गया, T2 पर आ गया है. इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, और चूंकि इसमें कांस्टेंट रहेगा तो वो यहाँ का भी T2 है, यहाँ भी T2 है. समझ गए ना. तो क्या लिखा, टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स टू T2, द एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक, द एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई सराउंडिंग. के बाद लिखो टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टू T2, टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टू T2, expansion is adiabatic and is represented by expansion is adiabatic and is represented by adiabatic curve BC. हाँ, द एक्सपेंशन लिखा है, एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबेटिक कर्व BC. यहां पर देख लें, ये B2C कर्व है, ठीक है ना. लिखिए वर्क डन, इसमें हाँ क्या होगा जरा बताएं. वर्क डन, एडियाबेटिक के केस में जो वर्क डन होगा वो आपका इसमें डेल्टा Q 0 होगा. तो डेल्टा Q 0 हो गया, ठीक है ना. तो डेल्टा W प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. लिखिए द वर्क डन, लेट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम B to C इज W2. अब ये इक्वेशन लिखो, ये है सेकंड W2 वर्क डन. देखो B2 से B3, जरा ध्यान देना, B2 से B3 तक है PdV, और ये फार्मूला एडियाबेटिक का आपको मालूम है, RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ठीक. और एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कौन सा होगा, BC N M और B. वापस तो दोनों लिख दें वहां पर, एरिया भी लिख दे और वो भी, फार्मूला भी और एरिया भी दिखा दें. कभी कभी एग्जाम में केवल एरिया वाला ही डेरिवेशन आ जाता है. एरिया BCN और B, इसके नीचे का टोटल एरिया आ जाएगा. हाँ लिख दिया, ऊपर लिखा है, ये लिखा हुआ है. सेकंड पॉइंट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए. नेक्स्ट लिखा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन. अब इसको रखेंगे कहां पर, कोल्ड बॉडी पर, और पिस्टन को कंप्रेस कर देंगे C2D. इसके लिए इसका ये थर्ड डायग्राम है, C2D, एरो नीचे लगा है, कंप्रेशन है. नेक्स्ट लिखे आइसोथर्मल कंप्रेशन. लिखिए द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड ऑन द सिंक, द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड ऑन द सिंक
The cylinder is now placed on the sink at temperature T2. At temperature T2, piston is moved slowly. Piston is moved slowly so that gas is compressed. So that gas is compressed until its pressure is P4 and volume V4. Until its pressure is P4, volume V4. यानी C to D आ गया, यहां हो गया volume V4, pressure P4. This state is represented by point D. This state is represented by point D. Since the base of cylinder is conducting heat produced in compression will pass to the sink. जब पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, यहां पर इसको दबाएंगे तो जो हीट यहां पर प्रोड्यूस होगी वो सिंक को चली जाएगी. यहां ये एरो भी दिए गए हैं Q1 और Q2. Q1 सिस्टम के अंदर हीट जा रही है और Q2 ये बाहर जा रही है. ठीक है ना, ये एरो दिए हुए हैं. क्या लिखा? लिखा will pass to the sink so that temperature of gas remains constant. So that temperature of gas remains constant. और ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख दो रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD. लिखिए let Q2 be the amount of heat rejected. Let Q2 be the amount of heat rejected and W3 is the work done. Q2 is the amount of heat rejected and W3 is the work done. हाँ, अब आप देखें तीसरी प्रोसेस, इसको यहां से नोट करें. ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन. Q3 और W3 इक्वल होंगे क्योंकि इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, डेल्टा U 0 होगा. ठीक है ना, जैसे यहां पर इक्वल हो गए थे ये दोनों, वैसे यहां भी इक्वल. ये फार्मूला मालूम है. इसमें एक बात ध्यान रखना, ये कंप्रेशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव होगा. ठीक है, जब आप B3 B4 लिखते हैं तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट होती है. माइनस होने की वजह से फिर इसको पलट दिया गया, B3 अपॉन B4 कर दिया गया. समझ गए ना. और इसके बाद एरिया भी नीचे वाला एरिया आपको मालूम है नेगेटिव में होगा. ये वाला CD के लिए एरिया नीचे तक का CDLNC या कहीं से भी स्टार्ट कर लो. तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए नोट कर दें. और ये उसका वो डायग्राम है, C से D तक एरो नीचे दिखाया गया है, यानी कि पिस्टन कंप्रेस हो रहा है. जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सिस्टम को सिंक को चली जाएगी, जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा. ठीक, लिख दिया फार्मूला. ये वाला एरिया भी नोट कर दिया ना नेगेटिव में. ठीक, अब लिखें लास्ट इसका एडियाबैटिक कंप्रेशन. एडियाबैटिक कंप्रेशन. एडियाबैटिक कंप्रेशन. लिखिए द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग पैड. अब फिर रख देंगे इंसुलेटिंग पैड पर. द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग पैड. Piston is further moved downward. Piston is further moved downward so that gas is compressed. Piston is moved further downward so that gas is compressed to its initial. अब ये वापस आ गए D पर. कहां पर पहुंच गए? टू दैट इनिशियल वॉल्यूम B1 एंड प्रेशर P1. देखें डायग्राम में, यहां से D से A वापस आ गए तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर मिल गया. ठीक, लिख दीजिए
so that gas is compressed to its initial volume V1 and pressure P1. नेचुरली ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, डायरेक्ट लिख दें दिस स्टेज इज एडियाबेटिक, दिस स्टेज इज एडियाबेटिक, ब्रैकेट में लिख दो कर्व बी ए, कर्व डी ए, सॉरी डी ए, डायग्राम में चेक कर लें, कर्व डी ए लिखिए। लेट W4 बी द वर्क डन, W4 बी द वर्क डन ऑन द गैस, लिखो यहां पर W4, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है W4 माइनस पी। जरा यहां पर एक बात ध्यान दे लेना, ये नेगेटिव है ना, माइनस पीवी, ठीक, तो यहां की माइनस में हमने सेटिंग कर दी है यहां पर ऑलरेडी, तो ये आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, जैसे यहां पर ये T2 माइनस T1 आ रहा था ना, लेकिन यहां बात याद रखना, अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं तो यही फार्मूला बनेगा, माइनस लगाने पर ये फार्मूला आया है, ठीक है ना। हम अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, समझ रहे ना बात, तो नोट करें और नीचे एरिया लिख दें माइनस में, नीचे एरिया नोट कर दें माइनस में। निगेटिव है, ये कंप्रेशन हो रहा है ना, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में जो है वो वर्क डन निगेटिव, ठीक है ना, इसलिए उसको माइनस में रखें। अब हेडिंग डालना, नीचे फार्मूला लिख लें, यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है, नेक्स्ट हेडिंग डालें वर्क डन बाई इंजन पर साइकिल, वर्क डन बाई इंजन पर साइकिल। हाँ, यहां पर जो आप इसको लिखने के बाद हेडिंग डालें कि वर्क डन बाई इंजन पर साइकिल, तो 2 वर्क डन ये पॉजिटिव है और 2 वर्क डन निगेटिव हैं, ठीक। इसमें ऐसे ध्यान देना कि एडियाबेटिक के जो दोनों वर्क डन है कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। कुल मिला के ये बोला जाएगा कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस बीसी है, इसके जो एरिया अंडर कर्व होगा और इसको एरिया होगा, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि W2 और W4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों जो बचे हैं वर्क डन, समझे जरा, W1 और W3 आइसोथर्मल के हैं और W1 Q1 के इक्वल है, वहीं लिख चुके हो, आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, थ्योरी में नोट किया है, तो ये Q1 माइनस Q2 के इक्वल हो गए, ठीक। और एरिया से अगर प्रूव करने को आता है तो दोनों एरिया पॉजिटिव नोट करें, दोनों नेगेटिव नोट करें। नेचुरल है कि ये जो पॉजिटिव एरिया है एक्सपेंशन के होंगे, कंप्रेशन के एरिया नेगेटिव होंगे, उनको माइनस करेंगे तो क्लोज्ड एरिया आ जाएगा ABCDA का, ABCDA का, ठीक। तो ये भी प्रूफ हो जाता है इससे कि जो नेट वर्क डन क्लोज साइकिल में होता है, वो एरिया जो है वो क्लोज साइकिल का होता है, इक्वल उसके, समझ गए ना बात। और ये आपका आ गया वर्क डन। अब आप इफिशियंसी नोट करें, इसका फार्मूला पहले जरा एक पॉइंट नोट करना, लिखा है हेंस इन कार्नोट हीट इंजन नेट एक्सटर्नल वर्क डन, हेंस इन कार्नोट हीट इंजन नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस, नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल is numerically equal to the area of loop, representing the cycle, area of loop representing the cycle। नेक्स्ट हेडिंग डालें efficiency of Carnot cycle, efficiency of Carnot cycle। देखिए it is defined as the ratio of net mechanical work done। ये मालूम है, आपने लिखा था कल efficiency को, ratio of net mechanical work done per cycle by the gas to the amount of heat energy,
absorbed per cycle from the source, absorbed per cycle from the source, यानी W अपान Q1, और W आपने प्रूव कर दिया Q1 माइनस Q2 के इक्वल है, तो ये बन गया 1 माइनस Q2 अपान Q1। इसी का फार्मूला हम ये ड्राइव कर चुके हैं, वर्क डन अपान हीट सप्लाइड। वर्क डन को Q1 माइनस Q2 लिख दें, इसे डिवाइड कर लें तो 1 माइनस Q2 अपान Q1 हो जाएगा। देखिए जो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, नीचे आप नोट करें और वहां पर लिखे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें दो हैं, एक है B2C है, दूसरा है D2A। तो यहां पर एक एक इक्वेशन को चेक करें। यहां पर टेम्परेचर T2 है इस पॉइंट पर और वॉल्यूम V3 है, तो T2 V3 पावर गामा माइनस 1। ये फार्मूले आपको एडियाबेटिक के लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। और इससे हम इस पॉइंट पर आ गए। यहां पर जो है ये वाला B पॉइंट, यहां पर टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम कितना है V2, ये वाला एडियाबेटिक है, ठीक। तो दोनों पॉइंट के लिए ये इक्वेशन लिख दी है फर्स्ट, दूसरी एडियाबेटिक ये इक्वेशन है। इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन लिख दी है सेकंड। इसमें टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V4 है, इसमें टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक। ये एडियाबेटिक की इक्वेशन है। अगर भूल जाए तो पीवी पावर गामा से कन्वर्ट करके और तब इनको नोट कर लेना। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर लिख देना इक्वेशन 1 और 2 है, इनको डिवाइड किया है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा, देख लीजिए B3 अपान B4 यहां से आ गया, ये आ गया B2 अपान B1 और पावर एक जैसी है इसलिए कैंसिल हो जाएंगी, ठीक। अब आप इफिशियंसी के फार्मूले को चेक करें। 1 माइनस Q2 अपान Q1 अभी आपने निकाला इफिशियंसी का फार्मूला। Q2 अपान Q1 आइसोथर्मल से उठाकर यहाँ वैल्यू डालें जो प्रोसेस में आप अभी निकाल चुके हैं, ठीक। इसमें R कैंसिल हो गया और B3 अपान B4 को B2 अपान B1 के इक्वल अभी ड्राइव किया है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वहां पर लिख देना बाई इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 3 है, तो बाई इक्वेशन 3 ये दोनों कैंसिल हो गए, R कैंसिल हो गया। तो इफिशियंसी का फाइनल फार्मूला ये बनता है 1 माइनस T2 अपान T1। लिखा, जरा पॉइंट नोट करें 2-3 नीचे लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। इफिशियंसी ईटा लिख दें इफिशियंसी को। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स हीट इंजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। Efficiency of Carnot's heat engine depends on temperature of source T1 and temperature of sink T2। ये केवल इफिशियंसी किस पर डिपेंड कर रही है, T1 और T2 पर। It does not depend on nature of working substance। It does not depend on nature of working सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट नोट करें, इफ T1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड T2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखें T1 को अगर इनफाइनाइट कर दें या T2 को 0 कर दें तो इफिशियंसी 1 यानी 100% हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिखिए, if T1 is equal to infinite, T2 is equal to 0, then efficiency 100%. As source at infinite temperature, as source at infinite temperature and sink at 0 K are not possible. 0 K are not possible. Hence efficiency cannot be 100%. Hence efficiency cannot be 100%। और वैसे भी राइट हैंड साइड की इक्वेशन लेस देन 1 है तो कभी नहीं हो सकती 100%। एक पॉइंट और करें, इफ T1 इज इक्वल टू T2, अगर दोनों टेम्परेचर सेम होंगे तो क्या होगा, तब इफिशियंसी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो सकते हैं। If T1 is equal to T2, efficiency 0, hence it is not possible to convert
Hence, it is not possible to convert heat energy into mechanical work unless source and sink of heat are at different temperature. नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू है T2 अपान T1. देखिए, एज Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू T2 अपान T1, T2 नॉट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब Q2 नॉट इज इक्वल टू 0. T2 नॉट इज इक्वल टू 0, कॉमा लगा देते हैं, Q2 नॉट इज इक्वल टू 0. Hence some heat must be rejected. Hence some heat must be rejected to the sink. यानी कुछ ना कुछ हीट जरूर रिजेक्ट होगी. इसका मतलब इफिशिएंसी 100% नहीं पॉसिबल हो सकती. इसी में लिख दें, सो ईटा लिख दें, ईटा कैन नेवर बी 100%. सो ईटा कैन नेवर बी 100%. इसमें नेक्स्ट आप 2 पॉइंट और नोट कर लें जरा, 2-3 लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट, Carnot heat engine cannot be realized. Carnot heat engine cannot be realized in practice. In actual practice लिख दें, because Carnot heat engine cannot be realized in actual practice because number 1 point, Carnot cycle involves reversible process. आपको पहले भी लिख चुके हैं स्टार्टिंग में, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर द सिस्टम. फॉर दिस लिखना, फॉर दिस द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड प्रोसेस शुड बी कैरीड आउट वेरी स्लोली. और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सेकेंड पॉइंट, थर्मल कैपेसिटी ऑफ सोर्स एंड सिंक. थर्मल कैपेसिटी ऑफ सोर्स and sink must be infinite, which is difficult to realize. तो एक तो स्लो प्रोसेस, फ्रिक्शन, और दूसरा जो डेसिपेटिव फोर्स है फ्रिक्शन वगैरह, और इनफाइनाइट कैपेसिटी, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. इसलिए प्रैक्टिकली कार्नोट इंजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है. एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर देना, जो आपने लिखा था अभी कि V3 अपान V2, V3 नेक्स्ट पॉइंट में नोट करें, V3 अपान V2 इज इक्वल टू V4 अपान V1. आप इसको ड्राइव कर चुके हैं, V4 अपान V1, यही एज इट इज है. इसे बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो. रो से लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दें एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो. एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो. तो T2 अपान T1 जो है, T2 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान V3. T2 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान V3 होल पावर गामा -1 है. अब अभी निकाल चुके हैं, V2 अपान V3 होल पावर गामा -1, और ये चीज 1 अपान रो के इक्वल है. ठीक, तो इफिशिएंसी का एक फार्मूला ये भी बनता है कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 अपान रो होल पावर गामा -1. लेकिन इसमें गामा ध्यान रखना क्या है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो है. ठीक है ना. नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट करें, लिखिए कार्नोट थ्योरम. कार्नोट थ्योरम देखिए, कार्नोट shows that no heat engine working between two given temperature of source and sink. Carnot shows that
no heat engine working between two given temperature of source and sink can be more efficient than a Carnot engine working between same two temperature. नेचुरल है कि कर्नाट जो हीट इंजन है वो आइडियल केस है, नेचुरल है कि किसी अदर इंजन की इफिशियंसी इसके इक्वल नहीं हो सकती है. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कर्नाट थ्योरम. इट मीन्स दैट कर्नाट रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर is the most efficient engine, and efficiency of Carnot engine is independent of the nature of working substance. नेचुरल है उसमें वर्किंग सब्सटेंस का नेचर नहीं आता है, इसलिए वो इससे वर्किंग से गैस से जो है कौन सी गैस हम यूज करें इसका हम कोई मीनिंग नहीं है, वो आइडियल केस के लिए है. इसके अलावा आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखना, हम पॉइंट में लिखा दे रहे हैं, आपका अगर मर्जी हो, हमने जो डेरिवेशन आपको कराया है उसमें एडियाबेटिक की इक्वेशन लेकर हमने उसमें डिवाइड करके और आपको प्रूव करवाया था कि B2/V1 इज इक्वल टू B3/V4. इसको आप दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर लिख दें वी कैन प्रूव V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 बाई दिस मेथड. देखिए फॉर ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसमें P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगेगा, इक्वेशन नंबर 1. इससे भी ड्राइव कर सकते हैं आप, जिससे भी इजी पड़े. ए बी के बाद फॉर BC, ये एडियाबेटिक प्रोसेस था और इसमें गामा लगेगा ऊपर, ठीक है ना. तो P2V2 पावर गामा आप उसमें देखें डायग्राम में इज इक्वल टू P3V3 पावर गामा, इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद फॉर CD, फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें P3V3 इज इक्वल टू P4V4, इक्वेशन नंबर 3. इसके बाद फिर अगला एडियाबेटिक कंप्रेशन है DA प्रोसेस, AB प्रोसेस, BC, CD और DA. फिर एडियाबेटिक पर जाएं, P4V4 पावर गामा, P4V4 पावर गामा इज इक्वल टू, फिर वापस आ गए P1V1 पर, तो P1V1 पावर गामा, इक्वेशन नंबर 4. अगर आप इन चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 1 into 2 into 3 into 4, और ध्यान रखना कैंसिल होना चाहिए, जैसे ये P1 कैंसिल, इधर P2 कैंसिल, P3 कैंसिल, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से ड्राइव हो जाएगा कि V2, ये वाली इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी. ठीक, अगर आप चारों मल्टीप्लाई करते हैं तो V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4 आ जाएगा. और फिर आप एक्सप्रेशन में जहां आपने एडिया उसको कट किया है लॉग वाले एक्सप्रेशन में रखकर और फिर दिखा दें 1 - T2/P1 होगा. तो आप इससे भी दिखा सकते हैं चारों इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, या आपकी मर्जी है आप एडियाबेटिक की इक्वेशन को भी लिखकर दिखा सकते हैं. जो हमने थ्योरी लिखाई है इतना डिटेल्ड वहाँ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. डायग्राम आप ठीक से बनाएं. ठीक, कंस्ट्रक्शन में डिटेल में थोड़ा 2 लाइनें लिख दें कि जैसे सोर्स और सिंक की इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, और फिर इक्वेशन लिखकर उसको ड्राइव कर दें. डायग्राम ठीक से बनाएं पेपर में. तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इसका डेरिवेशन करा दिया इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का आइडियल केस में, और उससे रिलेटेड थ्योरी को कंप्लीट किया है. आगे हम रेफ्रिजरेटर और कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.